Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you and welcome to Fresh Beginning. आप सबको साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2026 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूँ हसन लियाकत। आपको नया साल मुबारक हो, 2026 मुबारक हो, 2026 की पहली बारिश मुबारक हो। और इस बारिश में आपने रात को आतिशबाजी भी की होगी और जितना कुछ आपने किया है वो आपको मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए नई खुशियां लेके आएगा, नए आपके रेजोल्यूशंस होंगे, नए आपके टारगेट्स होंगे, नए आपके गोल्स होंगे। और ये भी दुआ करते हैं रब से कि आपके जितने भी गोल्स हैं, जितनी रेजोल्यूशंस हैं वो रब ताला पूरी करे और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे। कहाँ पे गुजारा आपने रात को? मैंने तो वैसे घर में गुजारा, मैंने दिन को मना लिया था। अच्छा। मैंने पहले, क्योंकि आपको पता है रात को बहुत, ये कौन से लोग हैं? ये किस ये कौन से प्लेनेट में रहते हैं लोग के 2026 को दिन में मना लेते हैं? असल में हुआ ये कि कल मैं आपको यहाँ पर बैठ के रहते कहाँ हो, करते क्या? मैं आपको बताती हूँ। असल में कल जब हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे, हमने क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना, फायरवर्क नहीं करना, तो कैसे मैं उस चीज पर इम्प्लीमेंट ना करती। माय गॉड, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शाम को 4 बजे नया साल मना लिया था उधर सिडनी में। शाम को 7 बजे तक मैंने बनाया, दिन से शाम को 7 बजे। सिडनी और न्यूजीलैंड में बन रहा था तो गजल ने कहा मैं भी टीवी में बैठ गया ना तो नया साल मना लेती हूँ। नहीं, मैं घूमने फिरने गई, मैंने अच्छे से मनाया, लेकिन रात वाला मैंने क्राउडेड एरियाज में नहीं गई, फायरवर्क नहीं किए। देखा प्रैंक नहीं हुआ मेरी तरह? अच्छा, आपके साथ हुआ? मेरे साथ प्रैंक किया हुआ। मैंने कहा यार मैं घर में ही रहता हूँ, घर थोड़े से काम बारिश भी बहुत थी ना, तो मैं 10 बजे बाहर निकलूंगा। अच्छा 10 बजे मुझे याद आई कि मैं यार नया शो है, नए शो की तैयारी करनी है, बियर्ड है, कटिंग है। तो मेरे एक बार्बर हैं ऑन साहब, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ऑन साहब मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं आज मैं नहीं हूँ, मेरे जो ऑनर होंगे ना वो आपकी कटिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। ऑनर साहब अली रजा साहब उनका नाम था। तो मैं जाके बैठा, मैंने कहा इसके पास तो टाइम ही नहीं हो गया, 5 मिनट में कर देगा। उससे 10 बजे मुझे बैठाया और माशाल्लाह से इतना टाइम लगाया कि 12:30 में अभी तक मैं बार्बर शॉप पे बैठा हुआ था और मेरी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी ना वो वहीं पे गुजरी। अच्छा चले कोई बात नहीं, आज का दिन भी है, आज भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि कल सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना। अभी तो आपने आप जेन्युइन तरीका बता दिया कि 4 बजे सेलिब्रेट हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकता? अभी क्यों नहीं हो सकता? आप अभी करें, शो के बाद करें। जिन लोगों का रह गया है, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे थे, हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रात लेट नाइट तक ये देखते रहे फायरवर्क, उसमें मौजूद थे। इवन वो भीग रहे थे बारिश में हमाद साहब, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एंजॉय किया। मैसेज आ रहा हो, कितना बुरा लगता है आपको कि मैडम कहें जी मुझे फ्रेंड्स नहीं मिले, बंदा 2 घंटे ना सोए और उसके बाद जुल्म करती है मैडम सब पे। सो खवातीन और हज़रात आगे बढ़ते और आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें आज हमने बतानी है। गवर्नमेंट के कुछ तोहफे ताइफ हैं वो भी आपको मिले, उनके हवाले से बात करते हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी की गई है। कीमतों में कमी के बायस हाई स्पीड डीजल 265 रुपये 65 पैसे से कम होकर 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर, जबकि पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गया है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है और बल्कि वो मैडम ने कंफ्यूज कर दिया था। जो 15 जनवरी 2026 तक बरकरार रहेगा और 15 जनवरी तक आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल 15 जनवरी तक आप कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको पता है हर 15 दिन के बाद ढेर सारा भर के रख लें आप घर में 15 तारीख तक, जितना आप सर्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर 15 दिन बाद कीमतें जो है उसमें कोई ना कोई बदलाव आता है, या तो ज्यादा हो जाती है, ज़खीरा अंदोज लोग हैं, अभी ज्यादा हुई है, बाद में कम हो जाए। ज़खीरा अंदोजी का मतलब मैं वो लोग हैं। चावल इनकी वजह से शॉर्ट होते हैं, शुगर इनकी वजह से शॉर्ट होती है, आटा इनकी वजह से शॉर्ट होता है, क्योंकि जब सस्ता होता है ना अब ढेर सारा हम घर में लगा लेते हैं। लेकिन ये है कि जी कल भी हमने खबर डिस्कस की थी आपके साथ, आज ये रात को 12 बजे इसका इत्तलाक हो गया है और आज ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है तौर पर। अच्छा हाँ, सेलिब्रेट भी कराएं। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया। महसूस हुई कि मैंने 40 रुपए कम दिया। हाँ जबरदस्त हो गया, लेकिन सिर्फ 15 दिन तक 15 दिन के बाद नहीं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि कल क्या कुछ हुआ, कौन कौन से मुल्क में किस किस तरह की तकरीब हुई। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में 2025 का सूरज डूब गया और रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी और रंगारंग जश्न के साथ साल 2026 का आगाज हुआ। साल 2026 का आगाज सबसे पहले बैरुल काहिल के नीम आबाद इलाकों से हुआ, जहां जिसके बाद अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया से बनाया था, खुद भी उन्हीं के साथ टीवी के सामने बैठ के सेलिब्रेट कर लिया और उसके बाद सो गई। बिल्कुल, मैं उसके बाद नहीं, मैंने फायरवर्क देखा था थोड़ा सा,
मैं देख रही थी साथ साथ, छत पे जाकर भी मैंने साथ साथ अपने आप को कह रही थी गजल जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के बारिश सो इतनी जा। तेज थी, बारिश बहुत तेज थी, अगर मुझे ठंड लग जाती तो बाहर हो जाती। 7-8 बजे स्टार्ट हुई है, पता नहीं कौन सी दुनिया में बारिश तेज थी, बहुत तेज थी। 7-8 बजे स्टार्ट हुई है। हाँ तो 7 बजे तो मैं वापस लोगों घर ने गई। प्लान बनाया था ना हमारे से कुछ सीखें, वो सुबह 5 बजे वापस आया। बिल्कुल, मैं हैरान थी कि आज वो आ कैसे गए। अच्छा, मैं आपके लिए अब बता रही थी कि न्यूजीलैंड में फिर क्या हुआ। फिर हम न्यूजीलैंड गए और फिर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नए साल ने कदम रखा। फिर साल नौ के पहले भरपूर जश्न का एहतमाम न्यूजीलैंड का सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में किया गया, जहाँ 12 बजते ही आसमान पर बर्फ और नूर के नज़ारे फूट पड़े। और फिर न्यूजीलैंड में शानदार आतिशबाजी इसी तरह से हुई। शहरियों ने नए साल का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड के बाद जो अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों ने खुशामदीद कहा नए साल को, उसके साथ दूसरी कौम फिर ऑस्ट्रेलिया थी इसी तरह, जहां तकरीबन हर बड़े शहर में जश्न साल नौ की तकरीब का इंतजाम किया गया। बाद में जापान की बात की जाए तो नए साल में दाखिल हुआ, जहां 2026 के आगाज़ पर रवायती इबादत करके उसका इस्तकबाल किया गया। जिसके बाद जनूबी कोरिया गए और वहां पर जनूबी कोरिया का नंबर है। इसके अलावा चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, फिलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, हांगकांग, इसके साथ सिंगापुर और मकाओ और फिर इन तमाम तर कंट्रीज़ में भी साल नौ का आगाज़ हुआ। और दुनिया में साल नौ मनाने वाला सबसे आखिरी इलाका अमेरिका का था, जिसे हम कहते हैं कासा मुआ, वहाँ पर सबसे आखिर में हुआ। कासा मुआ वालों ने आखिर में बनाया, लेकिन हम के बीच में ही बनाते रहे, शायद हम ना तो पहले सबके नंबरों साथ पे ही थे ना बनाते आखिरी रहे। नंबरों पे थे, बिल्कुल दरमियान में बनाते रहे। कासा मुआ में अभी होगा मैडम, अभी अच्छा, हुआ नहीं है, अभी होगा। अभी अच्छा, कासा मुआ वाले 2025 में जी रहे हैं। अच्छा, वो कासा मुआ से कोई हाँ। अभी अगर हमें सुन रहा है तो हम 2025 में आप अभी हमें सुन रहे हैं, 2026 के सेलिब्रेशन आपके लिए कल कर लेंगे हम। हाँ, सो ज्यादा परेशानी कासा की मुआ। जरूरत आपको नहीं है। सबसे आखिरी इलाका है। बिल्कुल ऐसी है। खबरतीन नुज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए एक बात करते हैं मुसाफे की। क्रिकेट के मैदान में इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स तो आपस में मिलती नहीं है और इसके हवाले से जगहसाई भी होती है। इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन मैनेजमेंट को दुनिया थू भी करती है कि यार ये कैसे लोग हैं जो कि हाथ नहीं मिलाते हैं। लेकिन कल एक हाथ मिलाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मुलाकात भी की और मुसाफा भी किया, जिसे सियासी हलकों में एक हैरान कुन पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के दरमियान मुलाकात ढाका में हुई, जहां दोनों रहनुमा बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद चल के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब के पास आए। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। और याद रहे कि अगर माजी के जरकू में जाएं तो मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। और मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पाई जाती थी और दोनों ममालिक के दरमियान हर किस्म के सियासी और सफारती राब्ते भी मुनक़ते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाक भारत जंग के बाद भारत ने अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। ताहम दीगर खेलों में वो दोनों टीम्स आपस में मिलती हुई नजर आई। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस होने वाली शंघाई तावन तंजीम के इजलास में भी शिरकत की थी, जिस दौरान उनकी वज़ीर खारजा इसाक डार से भी मुलाकात। बिल्कुल जी, कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जब वो खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था और उसके बाद भी अभी जो मिलाया गया, हाथ मुसाफा किया गया, उसको डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। हाँ, चल के आ रहे ना, हाँ, औकात में आ गए अपनी, औकात में आ गए। वो कह रहे थे ना अखंड भारत, बड़ा भारत, भारत ये कर देगा वो कर देगा। भारत को पाकिस्तान ने बता दिया भाई अपनी औकात में रहो। और पता नहीं उनका मीडिया भी किस तरह की खबरें देता है, किस तरह से झूठ इतना ऐसे सच्चा बना के पेश किया जाता है। पुराने जमाने में जो उर्दू दान होते थे और बड़े अब्बे होते थे, वो इस तरह कहते हद अदब गुस्ताख। और तो बिल्कुल, पाकिस्तान ने उनको गुस्ताखी ऐसे ही जैसे पाकिस्तान ने तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो और पाकिस्तान पता नहीं दुनिया का सबसे बुरा मुल्क है और पाकिस्तान में ही हर बुराई होती है, इस तरह से वो प्रिटेंड करते हैं, इस तरह की खबरें दे रहे होते हैं। लेकिन खैर अभी इसको बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। एकदम से इसके ऊपर कुछ बात करना तो कबल इस वक्त होगा, लेकिन वैसे इन फ्यूचर जो इंगेजमेंट्स होती हैं उसके लिए भी काफ़ी ये अच्छी चीज़ समझी जा रही है, अच्छा सिग्नल समझा जा रहा है। बट लेट्स सी कि अब आगे क्या हमें अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिल सकती हैं भारत से पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं कि नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सहूलियात का अब आगाज़ हो चुका है। बुजुर्गों या फिर तिबी मसाइल के बायस शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला होता था, आपको पता है, हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई है। पाक आई मोबाइल ऐप पर शहरी की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दे दी गई है। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट देगा।
और शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फ़ीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने पर शहरी करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन मरकज़ जाएंगे। चेहरे की शनाख्ती कार्रवाई मुकम्मल होने पर नादरा एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। उस पर तस्वीर, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, वल्दियत, फिर उसके बाद मुनफरिद ट्रैकिंग ID और QR कोड होगा और ये सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिले इस्तेमाल हो सकता है। दैट इज़ वेरी अमेजिंग न्यूज़। और आज से तकरीबन 4 साल हो गए मुझे ये बोलते हुए कि पाकिस्तान अपने आप को डिजिटलाइज किस तरह से करेगा, नए मौके किस तरह से पैदा होंगे। ये नहीं कि आप फिंगरप्रिंट्स पे ही रहें, अब आपके चेहरे की शनाख्त भी हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि आज जब मैं आया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं अक्सर आते हुए ना सुबह के टाइम रश होता है तो मैं तरामड़ी वाला रूट लेता हूँ। सो वहाँ पे भी अब आपका जो स्कैनर्स है ना, M टैग को स्कैन करने वाले, वो इंस्टॉल कर लिए गए हैं। और जो आने वाले दिन है आपको M टैग के हवाले से भी सख्ती नजर आएगी। कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं, अब इशारे आपको कम टूटते हुए नजर आते हैं, अब आपको लोग बेल्ट लगाते हुए नजर आते हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन हुई हैं टेक्नोलॉजी से। आप अपनी वर्क फोर्स को जितनी भी जगह पे एम्प्लॉय कर लेंगे वो वहाँ पे डिप्लॉय तो हो जाएंगे, लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद वो उस तरह से मतलब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी की नज़र से कोई बगैर बेल्ट वाला निकल जाता है, कोई बगैर चालान वाला निकल जाता है। इसी तरह से अभी नादरा की स्टोरी से मैं रिलेट करूंगा कि बहुत सारे बुजुर्गों को ये परेशानी होती थी कि वो जाते थे और उनके जो थंब के निशान है ना, ये जब आप 60-70 क्रॉस करते हैं तो ये मिट जाते हैं। सो वो बेचारे जो वहाँ पे होता था, क्या होता है जी, बायोमेट्रिक मशीन होती है, वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन में तस्दीक नहीं हो सकती थी। उनके लिए अब बहुत अच्छा है कि वो अपने चेहरे की शनाख्त करवा के अपना ID कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छी स्टोरी है आज के इस दिन की, आज के इस प्रोग्राम की, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 2024 और 2025 के नए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टोरंटो में बच्चों के नामों में मोहम्मद सबसे ज़्यादा मकबूल लड़कों का नाम बनकर सामने आया है, जिसने रवायती मगरबी नामों को पीछे छोड़ दिया। और आपको याद होगा कि बरतानिया में भी हमने 2024 में देखा था कि मोहम्मद नाम सबसे आगे बढ़ के आया था। जबकि कनाडा के शहर ओंटारियो की बात कीजिए तो वहाँ पे अब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सैर फहरिस्त है। टोरंटो की दर्जाबंदी शहर की मजबूत कसीरुल सकाफती शनाख्त और मुस्लिम आबादी की बढ़ती हुई मौजूदगी की अक्कासी करता है। और कनाडा में मुसलमानों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन जो मोहम्मद नाम है इसकी ये एक सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम है। और ये मेरा ख्याल है कि इस्लाम के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के लिए, हम सब के लिए, हमारे तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। और हमने ये पहले भी आपको खबर दी थी, आपको याद होगा, एक बार नहीं 3 बार दी थी, 2 बार दी थी। और वो बताया था कि उस वक्त के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से, ये अभी के अदाद-ओ-शुमार है 2024 से 25 तक के, जिसमें मोहम्मद नाम सबसे ज्यादा बच्चों का रखा गया है। और हमारे बड़ी शान वाले, जबरदस्त जी, माशाल्लाह। और ये हमारे नबी से मोहब्बत और अकीदत की एक मिसाल है कि किस तरह से बच्चों का नाम आज भी मोहम्मद रखा जाता है। और ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर शायद आप ये कहें कि इतना तसव्वुर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला यही नाम है। तो बहुत ज़बरदस्त वाकई ये स्टोरी थी आज के हवाले से। आगे चलते हैं और आपको लिए चलते हैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की हलफ बर्दारी की तकरीब 1 जनवरी यानी कि आज मुनक्किद होगी। आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने अभी मेयर का न्यूयॉर्क सिटी में, वो इलेक्ट हो चुके थे, आज उनका वलीमा है। आज ये आप कह सकते हैं, आज उनका रिसेप्शन है और आज बाकायदा तौर पर वो हलफ उठा लेंगे। अभी न्यूयॉर्क सिटी में हाल ही में कुछ रिसेंट 1-2 मंथ पहले उन्होंने ये इलेक्शन जीता था मेयर का। और हम पाकिस्तानी समझते थे, हमने जीता, हमने मुसलमान थे ना। हाँ, मुसलमान है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो इसी रोज़ अपने हामियों के साथ जश्न भी मनाएंगे यानी कि आज। और ज़ोहरान ममदानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों की जानिब से मिलने वाले रद्द-ए-अमल ने उन्हें हौसला दिया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि न्यूयॉर्क सिटी हॉल में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में तकरीबन 4000 टिकट याफ्ता मेहमान शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के साथ ब्रॉडवे पर ब्लॉक पार्टी ऑन ब्रॉडवे के नाम से अवामी तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी, जो कैनियन ऑफ हीरोज़ के नाम पर होगी। और ज़रा ये बताते हैं कि ज़ोहरान ममदानी अपने ओहदे का हलफ कुरान मजीद पर उठाने का इरादा रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये तारीखी कदम ना सिर्फ उनकी मुस्लिम शनाख्त की अक्कासी करता है, बल्कि अवामी खिदमत में ईमान, इक़दार और ज़ाती वाबस्तगी के साथ आगे बढ़ने के अज़्म को भी ज़ाहिर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ममदानी साहब, आपको हमने कई दफ़ा मुबारक दी है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा मुबारक देते हुए उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की सेलिब्रेशन हमने पाकिस्तान में देखी, इंडिया में देखी, सऊदीया में या मिडिल ईस्ट में देखी है, वो इसी वजह से देखी थी कि आप मुस्लिम भी थे और उसके साथ साथ आपने मुस्लिम कम्युनिटी के पास जब वोट मांगे वहाँ पे आपने उर्दू का इस्तेमाल भी किया, माशाल्लाह से दीन का इस्तेमाल भी किया, कुछ आप तालीमात देते हुए नजर आए।
लेकिन हमें इससे पहले जितने भी मेयर्स हैं ना, जो मुसलमान मेयर्स थे, उन्होंने मायूस भी किया। जिस तरह से वो सादिक खान साहब थे, उन्होंने भी कोई इस तरह से काम नहीं किया मुस्लिम्स के हवाले से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे अमेरिका में मुकीम मुसलमानों के लिए, बाकी दुनिया के लिए तो जो उनको मुश्किलात हैं मुसलमानों के जो है ना इख्तियार से दूर है, लेकिन न्यूयॉर्क में आप अपनी कम्युनिटी के लिए ज़रूर काम करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, कल गज़ल आपको लिए ले गई थी चकवाल में, जहाँ पे उन्होंने मूंगफली की भट्टियों को आपको दिखाया था, वहाँ पे बनने के प्रोसेस को दिखाया था, चकवाल की हमने बात की थी। तो साथ साहब ने सोचा कि मैं क्यों ना मूंगफली के ऊपर एक रिसर्च करके सामने ले आऊँ, और उन्होंने पूरी रिसर्च की है। और रिसर्च करने के बाद मूंगफली किस वक्त खानी चाहिए इसके हवाले से बताया। मूंगफली बतौर स्नैक आप किस वक्त खा सकते हैं, खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, आज इस हवाले से बताते हैं। मूंगफली को सेहत बख्श ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है, ताम माहिरीन के मुताबिक इसे एतदाल में खाना ज़रूरी है। वो जिस तरह होता है ना, पतीला सामने रख लिया तो आज मुका के जाना है कि हम खाते नहीं है एतदाल पसंदी से। हम कहते हैं आज सामने रख देता ना तो ए मुका के जाना है, ए जब तक नहीं मुकेगा वो चीज़ ही ऐसी है, एक बार खाओ बंदा कहता है कि बार बार खाता रहे, छोड़ता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि एक वक्त में ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से कुछ मुज़र असरात भी सामने आ सकते हैं। और मूंगफली प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाई, फाइबर और मुख्तलिफ अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। इसमें मौजूद सेहतमंद जो फैट्स हैं जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बताते चले तो मूंगफली में मैग्नीशियम है, फोलिक एसिड है, कॉपर है और जीनियन जैसे मुफीद मादनियात भी पाए जाते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक मूंगफली में मौजूद मुतवाज़न ग़िज़ाइयत की वजह से इसे रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाया जा सकता है। ताहम रोज़ाना सिर्फ एक छोटी मुट्ठी काफ़ी समझी जाती है। आपने ये नहीं करना कि पूरा पतीला सामने रख लेना है। अगर मूंगफली को डॉक्टर नौशीन वाली बात हो गई कि आपने ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं कोई चीज़ आपने अपने साइज के मुताबिक, ये मेरा साइज ये है, मैं इतनी खा सकती हूँ, गजल आप इतनी खा सकती हैं। मैं इतनी खा सकती हूँ, मैं अगर आपको दूंगा ना तो मैं इतनी ऐसे उठानी नहीं है ताकि अपने इतनी उठा ये रख लो, गरीबों की तरह रख, ठीक है। अच्छा, ये स्टमक का मसला होता है जी। अगर मूंगफली के मक्खन यानी कि पीनट बटर की सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो एक ब्रेड स्लाइस पर 2 खाने के चम्मच रोजाना सेहत के लिए मुनासिब मिकदार करार दी जाती है। माहिरीन के मुताबिक मूंगफली खाने का बेहतरीन वक्त शाम का होता है, जब इसे हल्के स्नैक के तौर पर खाया जाए। और इस वक्त इस्तेमाल करने से या ना सिर्फ भूख पर काबू पा सकती है मूंगफली, बल्कि जिस्म की जो तवानाई है उसको बहाल कर सकती है। अलबत्ता जो हसास मैदे वाले लोग हैं, जिनके स्टमक के प्रॉब्लम है, एलर्जी के शिकार अफराद हैं, उनको मूंगफली के इस्तेमाल से कबल जितनी भी एहतियात हैं वो बरतने का मशवरा भी बिल्कुल जी, आप खाएं ज़रूर। हम आपको यही कहेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम बार बार 2 दिन से इसको चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आप खाएं ना, आप खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ खाएं, क्योंकि इसके जो नुकसानात हैं, फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं जब आप एक ओवरडोज लेते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई नुकसान होता है। तो जी, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज 2026 की पहली। तो 2026 की पहली ब्रेक लेने के लिए ख़वातीन ज़ात हम हाजिर खिदमत हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से जब हमने ये शो स्टार्ट किया था और हसनैन ने आपको कहा था कि आज रात भर से बारिश हो रही है, और यकीनी तौर पर ये प्रेडिक्शंस भी हैं कि अब बारिश ज़ाहिर यहाँ हो रही है तो कहीं अच्छी खासी बारिश है। 2 तारीख तक शायद आपने बताया था, ये पहली तारीख तक, बिल्कुल ऐसे है। इन्हीं 2 डेट्स तक बताई थी बारिशें, और ये प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर यहाँ बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं बर्फबारी भी हो रही होगी, तो इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं मुल्क भर की मौसम की सूरत हाल। क्योंकि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की तवक्को है। मरी गलियात और गिरदोनवा में भी वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी जारी रहने की तवक्को है। बारिश बर्फबारी के बाइस मरी गलियात में सड़कों के बंद होने का भी खदशा है, और बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को मोहतात रहने की भी हिदायत जारी की गई हैं। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की भी हिदायत कर दी गई है। अब सयाहों को चाहिए कि वो थोड़ा सा एहतियात भी करें और ना ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर रास्ते स्टक हो सकते हैं और फिर आपके लिए मुश्किलात बिल्कुल ऐसे है ख़वातीन व हज़रात। और अब आपको लिए चलते हैं हम इस वक्त फवाद अब्बासी की जानिब, जो कि नीलम के हवाले से हमें बताएंगे। फवाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है नीलम की, रास्तों की क्या सूरत हाल है और किस किस इलाके में कितनी बर्फबारी हुई? जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद की गिरदोनवा में रात जो हल्की हल्की बारिश है वक्त जारी है। ताहम जो बलाई इलाका जात है, जिसके बाद ये नीलम, वादी लीपा, बाग, लखना
पीर जनाती, पीर असीमात, केल, शारदा, ताओबा समेत जो बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले हैं उनके ऊपर की बर्फबारी का जो सिलसिला अभी भी वक्त वक्त से जारी है। बुलंदोबाला पहाड़ी इलाके में इस वक्त 6 से 8 इंच तक की बर्फबारी है वो पड़ चुकी है, जिसकी वजह से जो ठंड है उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तमाम जो रास्ता जात की अगर बात करें, बलाई इलाका जात के जो रास्ते अभी तक खुले हैं, तमाम जो SDM है या जो महकमा शहरात है उसका जो अमला है वो अमावासी रास्तों की बहाली के लिए भी मसरूफ अमल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें जो इसी तरह अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों में गर्म पकवान के साथ खुश मेवाजात की मांग में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। तमाम जो शहरियों की बड़ी तादाद जो है मछली कबाब और चाय की दुकानों का रुख करती हुई। अच्छा फवाद, ये बताएं कि क्या कोई लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, इस हवाले से कोई अलर्ट जारी किया गया है और क्या कोई ऐसा रास्ता है जो बंद है? जी SDMA की जानिब से जो सयाह और मकामी अफराद हैं उनको गैर जरूरी पहाड़ी इलाकों में सफर करने से इज्तनाब बरतने की हिदायत की गई। बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में जो अक्सर लैंडस्लाइडिंग अचानक सी होती है, ताम अभी इस किस्म का कोई इतला नहीं मौजूद है कि जो रास्ता है उसकी कहीं बंदिश हो। लेकिन फवाद, जिस तरह गजल ने आपसे पूछा ना कि लैंडस्लाइडिंग तो नहीं होती, लेकिन हमने देखा है कि आप जिस इलाके से हैं थोड़ा सा आगे जाएं तो अटमुकाम से लेके केरन तक और केल तक सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए या बर्फबारी हो जाए, मैं इस सीज़न में वहाँ पे गया हूँ, इवन कुंडल शाही से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस इलाके की हमें बताइएगा, वहाँ पे बर्फबारी हुई नहीं हुई, अगर हुई है तो वहाँ पे रोड्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अटमुकाम से शारदा, ताओबा, केल, अड़ंग केल तक जो बर्फबारी है वो मुसलसल अभी भी वक्त से हो रही है। ताहम PWD का जो अमला है वो रास्ता बहाली के लिए मसरूफ है, रास्ता अभी तक जो है वो खुला है। ताहम जो मशीनें मौका पर मौजूद है 3 से 4 इंच जो मैन शाहरा है उसके ऊपर बर्फ पड़ चुकी है। सही। और इस हवाले से अब ये क्या बताया जा रहा है कि कब तक ये बर्फबारी का सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा? आज ये महकमा मौसमियात की तरफ से आमदा 24 घंटों के दौरान जो है वो वक्फे से जो बलाई इलाका जाते हैं उसमें बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की जो है वो पेशेंगोई की हुई है। ठीक हो गया। फवाद अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे नीलम के हवाले से। और फवाद, अगर जाते जाते आप ये बता दें कि शहर इक़्तिदार में आप मुजफ्फराबाद की सूरत हाल से भी हमें आगाह कर दें। जो बादल है वो आसमान पर मौजूद थे, लेकिन हवाएं जो आती थी वो बादल ले चले जाते थे। रात के जम के बारिश से वो शहर इक़्तिदार में घुसती है। अभी जो मौसम है शहर इक़्तिदार का वो बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में फिर भी पेशेंगोई कर रखी है कि बारिश की तवक्को है शहर इक़्तिदार में। सही। थैंक यू सो मच फवाद, आप हमारे साथ मौजूद थे और नीलम की तमाम तरह सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो यही अभी हमें आलमजेब आवान ने हमें ज्वाइन कर लिया है गलियात नथिया गली से, वहाँ की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी आलमजेब, बताइएगा कैसी सूरत हाल है इस वक्त, बारिश बर्फबारी हो रही है? जी बिल्कुल, हजारा तो वैसे ही जन्नत का नज़ारा है, लेकिन जब बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है तो फिर एबटाबाद के जो पहाड़ है ये सफ़ेद चादर ओढ़ते ही जन्नत नज़ीर वादी का जो नक्शा है वो पेश करते हैं। इस वक्त एबटाबाद शहर के बलाई इलाकों में नए साल की नई बर्फबारी का आगाज हो चुका है। मौसम की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, एबटाबाद शहर में तवील खुशहाली के बाद बारिश और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त बर्फबारी है, जैसे कि अयूबिया, मरी, नथिया गली, कालाबाग, अरनोई, दिसाल और काली मिट्टी में इस वक्त बारिश है। जबकि एबटाबाद के मैदानी इलाके जो हैं वो इस वक्त हल्की बारिश के साथ सख्त सर्दी की लपेट में है। तो अच्छा, मुझे ये आलमजेब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, स्पेशली जो इलाका है कुलडन्ना सैनी बैंक से लेके बाड़ियाँ तक और इवन नथिया गली तक, वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 1-1 फुट से लेके 2-2 फुट तक बर्फबारी हुई है। सो उस तमाम तर एरिया में बताइएगा कि टूरिस्ट रात को गए होंगे, यकीनी तौर पे टूरिस्ट को कोई मुश्किलात हैं नहीं हैं, रोड्स के हवाले से बताइएगा। जी, इस वक्त पाकिस्तान भर के समेत दुनिया भर में ही आपको पता है कि नया साल है और नया साल के आमद के साथ ही स्नोफॉल को देखने के लिए लोग गुज़िश्ता रोज ही पहुंच चुके थे मुख्तलिफ सियाती मकामात पर। इस वक्त ठडैली पे बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त सियाहों की, नथिया गली में और इसके साथ साथ अयूबिया में, हरनोई में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त सियाह पहुंच चुके हैं और स्नोफॉल को अपनी आंखों से जो है लाइव इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी जो मैन मरी रोड है
इसके ऊपर मशीनरी मौजूद है और गाय बगाय जब भी थोड़ी सी फिसलन होती है तो साथ साथ मशीनरी उसको क्लियर करने में मसरूफ अमल है। इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीमें इस वक्त तमाम मरी रोड पर मौजूद है। जाते जाते फिर ये भी बता दें आलमजेब साहब के क्योंकि ये सारी सूरत हाल तो आपने आगाह कर दी कि सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। अब हमने देखा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो बहुत से किराए भी बढ़ा दिए जाते हैं होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, और एक्स्ट्रा इजाफा कर दिया जाता है। इस हवाले से भी आपने कोई देखी है, इन्वेस्टिगेशन की है कि शहरियों को कोई मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, 99% तो स्याहों की लूट मार का ये दिन स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ साथ जो जंजीर लगाने वाली जो गाड़ियां हैं जिनके साथ जो अपने जंजीर वगैरह टायरों के साथ लगा के नहीं लाते, उनको जहां जरूरत पड़ती है तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए तक लिए जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो इंतजामिया है उसको हरकत में आना चाहिए और आम जो स्याह है पाकिस्तान भारत के से जो आते हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। अच्छा आलम से मुझे बताइएगा, आपने पिछले सवाल के जवाब में जिक्र किया था कि मरी रोड में मशीनरी लगी होती है और वहां से रोड को क्लियर करती है। ये मरी रोड क्योंकि एक एबटाबाद वाली साइड से स्टार्ट होती है, वहां से मरी वाली साइड से स्टार्ट होती है। अक्सर हमने देखा है गलियात में मशीनरी आपकी उस तरह से काम नहीं करती है। वो मशीनरी हमने पिछले 5-6 साल से हम ये देख रहे हैं, बल्कि 10-15 साल से देख रहे हैं कि मरी की जो पंजाब हाईवे है उनकी मशीनरी आती है गलियात तक, उसको क्लियर करती है। सो आप जो मरी रोड की बात कर रहे हैं ये एबटाबाद से टुवर्ड्स एबटाबाद बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कितनी दूर तक आपकी मशीनरी सफाई कर रही है रोड की? जी, ये एबटाबाद से जो मरी रोड स्टार्ट होता है ये बाड़ियां तक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो इंतजामिया है वो ही क्लियर करवाती है। गुज़िश्ता सालों में जो नयली देखने में आई है महकमा जात की तरफ से मशीनरी का जो वाकया सामने आया था कि स्याह फंस चुके थे, उसके बाद जो है गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डीजी है शाहरुख, उनका रात ये भी ये हिदायत उन्होंने जारी की थी कि 1 सेकंड के लिए रोड बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि मशीनरी के साथ साथ रेस्क्यू की टीमें और पुलिस एहलकार भी वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी बताइएगा, जिस तरह गजल ने आपसे पूछा था कि बल्कि मैंने सवाल किया था कि ये जो पंजाब हाईवे है उसकी भी काफ़ी मदद मिलती है आपको बाड़ियाँ वाली साइड से, तो अभी जो बाड़ियाँ से सिचुएशन है वो किस तरह की है, वो कोई आप अपडेट दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मरी है, मरी से बाड़ियां तक भी इस वक्त रोड क्लियर है और तमाम शाहराएं जो है इस वक्त बहाल हो चुकी हैं। जो लैंग रोड है इसके साथ साथ वो भी इस वक्त बहाल है और इस वक्त जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है वो ये है कि ईंधन का और इसके साथ साथ बिजली की आंख मचोली लगातार लोड शेडिंग है। इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस का थैंक यू सो मच आलमजेब अवान, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें दे रहे थे। अब हम चलिए ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसी सूरत हाल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुस्तफ़ा बुज़दार साहब बताइएगा इस वक्त किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं? बलोचिस्तान में बारिश हो रही है? मुस्तफ़ा बुज़दार साहब, बलूचिस्तान को खुश्कसाली का सामना करना पड़ा है। कहीं पे भी कोई बारिश के रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन जो ही साल का इख्तिताम हुआ तो आखिरी दिन के मौके पे यहाँ पे अब्रे करम बरसी है और शहरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बर्फबारी की तो बर्फबारी भी हुई है। ज़ियारत में जो है बर्फबारी काफी हद तक रिकॉर्ड की गई है। कोजकटाब के इलाके में बर्फबारी हुई है। इसी तरह चमन का इलाका है टोबा काकरी, वहां पे भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के बाद जो यहाँ के खुश्क पहाड़ हैं उन्होंने खूबसूरत सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसकी नज़ारे देखने के लिए हमने देखा न सिर्फ बलूचिस्तान के जो इजला है, यहाँ के जो मकीन है वो उन्होंने रुख किया है, बल्कि कराची समेत दीगर जो इलाके हैं पाकिस्तान के वहां से भी सियाह बड़ी तादाद में जो है वो आए हैं इन नज़ारों को देखने के लिए। तो मैं ये कहता चलूँ कि जो खुशहाली का समा था इससे कबल लोग जो है परेशान थे खुशहाली के बायस, लेकिन अब जो है अब्र करम भी बरस रही है, बर्फबारी भी हो रही है और मौसमियात के मुताबिक ये जो सिलसिला है आज रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक हो गया। अच्छा मुस्तफ़ा ये बताइएगा कि ज़ियारत कल्लात और इन इलाकों की सिचुएशन बताइएगा जहाँ पे मजमूई तौर पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, शाहराओं की सूरत हाल बताइएगा, और जो ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने कराची से जाना है या पूरे पाकिस्तान से जाना है उनके लिए क्या कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है?
बिल्कुल ऐसा है। पहले हमने कई दफा देखा है कि कभी भी बर्फबारी होती है तो वहां पे ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर होती है, बल्कि शदीद मुतासर होती है। कई कई घंटे नहीं बल्कि कई कई रातें या कई कई दिन वहां पे ट्रैफिक की रवानी जो है रुकी रहती है और वहां पे रोक लिया जाता है। लेकिन पहली दफा हमने देखा है कि पीडीएमए की जानिब से बाकायदा बर वक्त इकदाम किए गए हैं। वहां पे जब भी बर्फबारी पड़ी है कौमी शाहराहों की, कार मैदरई के मकाम पे हो गई या गोलकटाप के मकाम पे हो गई या फिर इस्लामाबाद रूट पे हमने देखा है, जितनी भी ट्रैफिक थी उनको रवानदवा रखने के लिए पीडीएमए ने किरदार अदा किया है। उन्होंने बर वक्त इकदाम किए हैं और एक लम्हे के लिए भी इन्होंने कोशिश की है कि कोई ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर ना हो, और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए इन्होंने बाकायदा वहां पे अपनी मशीनरी जो है पहुंचाई है। वहां पे बिल्डोज किया जा रहा है, ट्रैक्टर लगाए गए हैं, दीगर जो मशीनरी है वो किरदार अदा कर रही है, काम कर रही है। और इसी तरह जो सुर्ख नमक है उसका भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि फिसलन के बाद जो है किसी भी मुसाफिर गाड़ी को जो है हादसा पेश ना हो। किसी भी खाने से बचने के लिए जो पीडीएमए की टीमें हैं वो भी मुतहर्रिक है, नेशनल हाईवे की टीमें भी मुतहर्रिक है, और जो आला हुकाम है हमने ये देखा है कि वो भी बाद औकात जो है वहां पे विजिट करते आए हैं। थैंक यू सो मच ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा बुजदार, आप तमाम तरह डिटेल से आगाह कर बता रहे थे कि इस दफा काफी अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और हैवी मशीनरी भी मौजूद है ताकि सयाहों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब आपको लिए चलते हैं जी सवात, जहां से हयात चमन हमारे साथ मौजूद है। हयात, बताइएगा कैसी सूरत हाल है इस वक्त सवात की? इस वक्त सवात में सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 3 दिनों से मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे के साथ बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अगर सियाती मकामात की बात की जाए तो इस वक्त कालाम, माहौडंड, पलोगा, शाहीबाग, मालम शबा और गबिनजबा समेत दीगर जो इलाके हैं वो बर्फबारी से उसका हुस्न जो है वो दोबारा हो चुका है और पूरा इलाका जो है सफेद बर्फबार में तब्दील हो चुका है। इन हसीन और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों की काफी बड़ी तादाद जो है इलाके में पहुंच चुकी है और इन दिलकश मनाजिर से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। इस वक्त सियाती मकामात को जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो खुले हैं, लेकिन बर्फबारी और तेज बारिश के बायस मुश्किलात का जो है खदशा है। रात को गबिनजबा जाते हुए कई सयाह फंस चुके थे, जिसमें 2 सयाह जख्मी भी हुई थी, जिसे बाद में बहिफाजत जो है रेस्क्यू किया गया। अच्छा, मुझे हयात ये बताइएगा कि आपने कहा कि बालाई इलाकों में बर्फबारी है, जिसमें आपने कालाम का जिक्र किया, मालम जब्बा का किया, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब बहरीन से आप कालाम जाते हैं तो वो 35 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे और बर्फबारी में वो 6-6, 7-7 घंटे वहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम होती है। इसी तरह से मालम जब्बा का रास्ता भी बड़ा एक दुश्वार गुजार रास्ता है। इन रास्तों की तफसीलात बताइएगा कि जो लोग वहाँ पे अभी जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने रुख किया होगा, किसी ने मरी का, किसी ने कालाम का, किसी ने कश्मीर का, सो उनके लिए बताइएगा कि क्या कुछ सिचुएशन है इस वक्त कालाम की, बहरीन की, मालम जब्बा की, माउडन की, इन तमाम तर एरियाज की? इस तरह से है कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो सियाती मकामात को जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त खुले हैं। मालम जब्बा की बात की जाए तो वहाँ का सड़क जो है इंतहाई खूबसूरत है, वहाँ पर इस तरह की किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है। दूसरी जानिब अगर कालाम की बात की जाए, जिस तरह आपने बताया कि 35 किलोमीटर का रास्ता है बहरीन से आगे, तो वहाँ पर कुछ रास्ता जो है उसमें कच्चा है, क्योंकि जो सैलाब आया था उसमें सड़क जो था वो बेच चुका था। ताहाल उस सड़क को तामीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से सयाहों को अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सयाह यहाँ पर आते हुए अपने साथ जरूरी अशिया, गर्म कपड़े, इसके साथ साथ वो जो गाड़ी है वो फिट गाड़ी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अच्छा हयात, जिस तरह से आप पिछले सवाल के जवाब में बता रहे थे कि सयाह वहां पर मौजूद भी हैं और फंस भी गए थे, 2 सयाह जख्मी भी हुए हैं, तो क्या तमाम तर हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है कि बर्फ को हटाया जा सके और सयाहों को कोई मुश्किलात का सामना ना हो? जिस तरह के इकदाम होने चाहिए थे अभी तक वो इकदाम जो है वो नहीं उठाए गए। अच्छा। क्योंकि अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी जो है वहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है। ताहम जो सयाह फंस चुके थे उसको रेस्क्यू 112 ने रेस्क्यू किया, जिसमें 2 सयाह जो थे वो जख्मी भी हो चुके थे, मामूली जख्मी थे, उनको बहिफाजत उनको रिकवर कर दिया है। वो गबिनजबा के मकाम पर हुआ था और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि सैलाब के दौरान यहाँ की जो सड़कें थी वो बेच चुकी थे, जो कि ताहाल तामीर नहीं हुई। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच हयात चमन जो कि हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात हमने गलियात, नीलम, इसके अलावा कालाम और बहरीन, इसके अलावा बलोचिस्तान की भी बात की। और मैं आपको
ये बताता चलूँ कि अगर सिर्फ मरी की बात की जाए उसकी बात करना भी लाजमी है। फ्रॉम चिटामोर टू बाड़ियाँ तक का जितना भी इलाका है, यहाँ पे किसी मकाम पे 1 फीट की बर्फ़ है, किसी मकाम पे 2 फीट बर्फ़ भी है, और जो ये जिसको आप ठंडा जंगल कहते हैं वहाँ पे भी तकरीबन 2 फीट इस वक्त बर्फ़ पड़ चुकी है। और जो भी सयाह इस वक्त मरी जा रहे हैं वो अपनी प्रिकॉशंस को लेके जाएं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देख किया कि मरी में ट्रैफिक का जो भाव है वो ज़्यादा हो जाता है और सयाह बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके फंसते हैं। सो इस वजह से आपने तमाम तरह एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करना, उसके साथ साथ जो इंतजामिया है उससे रब्ता करके जाना, कि जाना भी चाहिए आपको यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। तो ये तमाम तर एरियाज़ की सिचुएशन थी। अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इवन ज़हीर अहमद बाबर साहब। थैंक यू सो मच, आप वेदर एक्सपर्ट हैं, तमाम तर सूरत हाल उनसे जानते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, इस वक्त यकीनी तौर पर आपने भी शायद सुना हो, हमने सवात की बात की, नीलम की बात की, एबटाबाद की बात की, मरी की बात की, फिर बलूचिस्तान की बात की, तो वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब ये आगे कितने रोज तक इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, ओवरऑल तो आज तक मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जो बालाई हिस्से हैं जिसमें क्लाउडीनेस है और वक्फे से बारिश और स्नोफॉल का खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें सिलसिला जारी है। ये सिलसिला आज तक जारी रहेगा और कल से ये काफी हद तक ये इंटेंसिटी जो है ये कम हो जाएगी। जो प्लेन एरियाज हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट है, इन एरियाज में तो मोस्टली क्लाउडी है और लाइट रेनफॉल है। इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में भी हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला आज तक जारी रहेगा और कल से जो है ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह जो पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, इन इलाकों में भी कल सुबह तक जो है ज्यादातर जो स्नोफॉल का सिलसिला है वो जारी रहेगा और उसके बाद फिर इसकी सिलसिला जो है वो काफी हद तक जो है वो नेक्स्ट वीक में कम हो जाएगा। अच्छा ज़हीर भाई, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि मेरे भाई और बहनें इस वक्त एक यूरोप में है, एक लंदन में है, वहाँ से भी हमें इस तरह के विजुअल्स मिल रहे हैं जहाँ पे बर्फबारी हुई है नए साल के आगाज़ में। सो अल्लाह ताला ने तो तोहफा दे दिया बर्फबारी का, बारिश का भी तोहफा दे दिया मैदानी इलाकों में। अब ये बताइएगा कि इस नेक्स्ट स्पेल कब होगा बारिश का, बर्फबारी का, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हैवी स्पेल हो सकता है जैन में या फेब में? देखिए, इस वक्त तो फिलहाल तो अगले 4-5 रोज के दौरान कोई इतना सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। यही मेजर सिस्टम था जो इस वीक में अभी हमें हिट किया हुआ है और नेक्स्ट वीक में वीक के शुरू में भी कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल या स्नोफॉल नहीं है। लेकिन जनवरी और फरवरी जो है वो हमारे पास पीक विंटर सीजन होते हैं और हमारे पास जो मगरिब से बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला जो है वो दाखिल होता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी में मजीद जो है ये रेनफॉल और स्नोफॉल के जो वेदर सिस्टम्स हैं ये अप्रोच करेंगे और हमारे पास जो कमी है मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी वक्त हो सकता है अगला स्पेल भी? नहीं, देखिए पूरे नेक्स्ट वीक के दौरान तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल और स्नोफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए जनवरी और फरवरी में तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स और स्नोफॉल्स एक्सपेक्टेड है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में। टेम्परेचर्स जो हैं वो पूरे 2 महीनों में वो जो कि नॉर्मल है उससे थोड़े से ज्यादा एक्सपेक्टेड है नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। अच्छा, जैसे हम ये कह सकते हैं, फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह हमने लास्ट सर्दियां देखी कि बिल्कुल ड्राई गई थी, अब उस तरह से नहीं है कि थोड़े वक्फे से ये सिलसिला जारी रहता रहेगा, चाहे वो बारिश हो चाहे वो बर्फबारी हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कराची की सूरत हाल से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि अभी पिछले कुछ अरसे में कराची में बस ठंडी हवाएं चल रही थी और वो भी फिर उसके बाद चलना बंद हो गई, बाकायदा तौर पर ऐसा सर्दी नहीं थी। तो वहाँ की सिचुएशन कब तक बेहतर हो सकती है? कराची और उसके गिरदोनवा में भी कल गुज़िश्ता रोज जो है वो बारिश हुई है। इसी तरह सिंध के ज्यादातर हिस्सों में भी ये पहली विंटर रेनफॉल्स जो है एक्सपीरियंस की हैं। तो ओवरऑल जो वेदर सिस्टम है इसने पूरे मुल्क में इफेक्ट किया है, चाहे वो बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्से हो, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और ये तमाम हिस्से जो हैं इन एरियाज में हमारे पास बारिश हुई है। सिंध में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, जो सिंध के मैदानी इलाके में, इवन कोस्टल बेल्ट के अराउंड बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट है, कराची के इलाके हैं, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। और ये अच्छी बारिश के बाद जो है टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं इसमें कम हो गए हुए हैं। अच्छा ज़हीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि 2024 और 25 की अगर विंटर्स की बात की जाए तो बड़ा सिकुड़ता हुआ हमें नज़र आया था विंटर सीज़न, और अब 2025 और 26 में पहले ही दिन में हमें बारिश भी नज़र आ रही है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी नज़र आ रही है। सो इस दफ़ा के विंटर सीज़न के हवाले से क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं? एज ए एक्सपर्ट आप क्या देख रहे हैं कि ये उतना ही ज़्यादा सिकुड़ेगा या इस सीज़न में हमें ज़्यादा बर्फबारी, ज़्यादा बारिशें, या फिर पिछले मामूल से जिस तरह पिछला था उस तरह बिल्कुल नहीं होगा और मामूल से ज़्यादा और बर्फबारी भी होगी और बारिशें भी होंगी?
देखिए ओवरऑल तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न्स और वेदर पैटर्न्स हैं वो काफ़ी अल्टर कर गए हुए हैं, चेंज कर गए हुए हैं। और यही कुछ एक्सपीरियंस हम चंद सालों से कर रहे हैं विंटर रेनफॉल्स और स्नोफॉल्स के हवाले से, कि हमारे पास बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स और स्नोफॉल्स जो हैं विंटर में हो रही हैं। इस साल भी जो है वो कोई आज सच सिग्निफिकेंट चेंज जो पिछला पैटर्न है उसमें नजर नहीं आ रहा, कि ओवरऑल हमारे पास यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल और स्नोफॉल जो है और 25-26 में होगी, और टेम्परेचर्स जो है वो किसी हद तक जो है वो मामूल से ज्यादा रहेंगे। अच्छा सर, हम देख रहे हैं थ्रू क्लाइमेट चेंज जो कि दुनिया भर का मसला है उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन ज़ाहिर अभी हम स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी पिछले सवाल में हसनैन ने कहा ना कि हमें आज पहले दिन ही 2026 में ही हमें बारिश भी देखने को मिल रही है, बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, फिर आपने भी कहा कि अब आगे जैन फेब में भी इस तरह से ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहता रहेगा। तो आगे जब अगर हम थोड़ी सी आगे चलकर बात करें गर्मियों की, तो वो भी उनका सिलसिला भी इसी तरह से रहेगा कि गर्मियां ज्यादा होंगी या कम हो जाएंगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सर्दी कम पड़ेगी? देखिए जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे नॉर्मल पैटर्न्स हैं, जैसे कि हम एक्सपीरियंस करते आ रहे थे कुछ जान सालों से, कि जो हमारे एक सेट पैटर्न्स होते थे वेदर पैटर्न्स, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ गई हैं। और उसी चेंजेस की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स चाहे एक्सट्रीम रेनफॉल्स की सूरत में हो, हेल स्टॉर्म्स की सूरत में हो, फ्लड्स की सूरत में हो, या हीट वेव्स की सूरत में हो, उन तमाम की जो फ्रीक्वेंसी में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। और जो एरियाज जो ठीक हो गया ज़हीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे हमने आज क्यों मरी का रिपोर्टर नहीं लिया? मतलब मरी का नुमाइंदे की अगर बात करें, मरी का नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से नहीं लिया। हमारा सब कह रहे हैं कि एक मरी का नुमाइंदा है तो दूसरे को कहाँ पे लेना है, ये मसला हो गया। चलिए मरी की थोड़ी सी सूरत हाल भी फिर बता दें। वो मैंने बता दिया ना, थोड़ा सा फिर वो चिटामोड़ से लेके सिनी बैंक गिनवा चुका हूँ। हमारा इतना इंटेलिजेंट है, उसने कहा नुमाइंदों को क्या लेना है, नहीं बता देगा। यहाँ पे खवातीन वज़ात हम लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आ जाओ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम 2026 में बात करने वाले हैं सियासत के हवाले से कि सियासत हमारी 2025 में कैसी रही है। साल 2025 पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक गैर मामूली साल साबित हुआ। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया शदीद जियोपॉलिटिकल कशीदगी, इलाकाई जंगों और ताकत के बदलते मराकज़ से गुजर रही थी, पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत एक बार फिर मनवाई है। इसके अलावा क्या क्या कुछ चेंजिंग्स हुई उस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, और हम सफारतकारी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बाकी मामलात में अगर बात की जाए तो उसमें शायद उतनी कामयाबी नहीं मिली। सफारतकारी के हवाले से हमें कामयाबी मिली है। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हमने हाल ही में मुख्तलिफ अमरीकी जरीदों को देखा है, वहाँ पे इस तरह के आर्टिकल्स लिखे गए, पाकिस्तान की तारीफ की गई और कहा गया कि 2025 में पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी कामयाबी समेटी हैं और स्पेशली अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब आया है। पाकिस्तान विनर बन के और जो भारत है उसको लूज़र बन के दिखाया गया है। सो 2025 को आप किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान को सफारती माज पे? बिल्कुल, definitely 2025 has proven that Pakistan has been given the opportunity to revamp its image. हमारी जो फौजी जो है इंस्टीट्यूशन या फिर आप देख ले हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उनको एक मौका मिला है कि हम पाकिस्तान हैज़ रिजन एज अ स्ट्रेटेजिक पावर। और अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, अगर आप वॉर फ्रंट पे बात करते हैं, तो we have shown and we have proven that we are playing our cards very maturely. अगर आप देखें कि पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया को अगर आप देखें तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली सारी वर्ल्ड पावर्स के साथ अपनी अच्छी एक ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, पॉलिटिकल एफिलिएशन के हवाले से देखें तो वी प्लेड आवर कार्ड्स वेरी वाइजली। और वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका, वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना, रशिया, लिबिया के साथ मुआहदे हो रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि 2025 विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ लैंडमार्क ईयर फॉर पाकिस्तान to revamp its image globally. मैडम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और इसी तरह से अगर मैं अमरीकी जरीदे की बात करूँ ना, तो उसके मुताबिक भी पाकिस्तान अब एक बार फिर से अमरीका के लिए एक काबिल कदर और करामत शराकतदार बनकर सामने आया है। लेकिन मुझे ये वेरी लॉन्ग टाइम। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब ये जो शराकतदारी है ये किन शोबों तक महदूद रह सकती है?
राइट नाउ पाकिस्तान मेजर इशू इज कि हम किसी तरह इन लोन से वीन ऑफ कर जाएं, और उसके लिए हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। तो जो हमारी क्रेडिबिलिटी अभी बढ़ी है, और ट्रम्प का बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस में फील्ड मार्शल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का ये बार बार रीइंफोर्स करना जो है, ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है। इससे हमारे मुल्क में ना सिर्फ खुशहाली आएगी, बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी का पहिया चलेगा, और हम IMF के लोन्स के साथ हम लोगों को वीन ऑफ भी करेंगे। हम पे सैंक्शंस जो हैं उसमें भी बेहतरी आएगी, कमी आएगी। जैसे कि आपने देखा कि इंडिया पे सैंक्शंस कितनी लग गई हैं। इंडिया जो है वो एक वो कहते हैं ना, इट्स एंटर्ड अ टनल वेयर देयर इज नो एंडिंग टू इट। It's isolated itself diplomatically as well, और उनकी जितनी भी ट्रेड वो हैं, अगर वो रशिया के साथ ट्रेड करता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगा देता है। इस तरह की हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी तरह की जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा किसी भी रिलेशनशिप में। कभी हमारे साथ ये मुआहदे नहीं हो रहे कि आप चाइना के साथ अपना, या रशिया के साथ, या कहीं किसी और ममालिक के साथ ट्रेड पे कोई ना कोई जैसा सैंक्शंस लग जाती हैं उस तरह से हो। तो यू विल सी कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और अगर आप बात करते हैं कि ये ट्रेड अगर जो इंटरेस्ट बलूचिस्तान में मिनरल्स के हवाले से अमेरिका शो कर रहा है, ये भी बड़ी खुश आइन बात है। तो ये दिस विल ऑल रोल आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अगर सिर्फ सऊदी अरब की बात की जाए तो उनके साथ हमारे दिफाई मुआहदे हुए, जिसको डिफेंस पैक्ट का नाम दिया गया। फिर मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया, और पाकिस्तान अब जो इलाकाई स्ट्रेटेजी है उसको डेवलप भी करता है, उसमें एक पुल का किरदार भी अदा करता है। इस सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ कंट्री व्हिच वाज प्रमोटिंग पीस, बट पीस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब भी किसी मुस्लिम ममालिक की दिफा की बात आई है तो पाकिस्तान अप फ्रंट खड़ा हुआ है, और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी सबके सामने नोन है। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग सऊदी अरब में या फिर मुस्लिम ममालिक की दिफा के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो वही बात है ना, पीस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, ये हमने प्रूव कर दिया है कि वी एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड आवर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज द कैपेबिलिटी कि जहां पे पाकिस्तान की दिफा की बात आएगी तो हम दूसरी दफा सोचेंगे नहीं। तो ये सारी वो कहते हैं ना, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैव हैपेंड, चाहे वो दिफा की बात हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हमारी मिशंस की कामयाबी की बात हो, चाहे हमें आर्बिट्रेशन कोर्ट की बात हो या UN रिपोर्ट की बात हो। तो ये जो साल का जो हमारा आखिरी 6 महीने हैं वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बड़े खुश आइन साबित हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी मैडम आपने बात की सऊदी अरब के हवाले से, तो मुझे वही बात याद आ गई जो भी इस वक्त हालिया कशीदगी चल भी रही है। यमन में जो फौजी कार्रवाइयाँ खत्ते में एक बार फिर से आपको पता है कशीदगी बढ़ा रही हैं। आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में ये जो सूरत हाल अब पैदा हो गई है मशरिक़ वुस्ता में, कि अगर स्पेशली उनकी बात करें तो उसके बैलेंस और इलाकाई सियासत को किस साइड पर, किस समत में लेकर जा रही है, और इसके खित्ते पर असरात क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें बात यह है कि अभी द होल वर्ल्ड इज फेसिंग वॉर लाइक सिचुएशंस इन पॉकेट्स, और मेरे ख्याल से जब भी दो ममालिक के अंदर किसी तरह की कशीदगी होती है तो पाकिस्तान का रोल ऑफ अ मीडिएटर आपने देखा है हर बारी। जब ये इंस्टेंसेस भी हुए तो द प्राइम मिनिस्टर immediately contacted the president, UAE president। कहने की बात ये है कि हमने हमेशा से रोल, और जब हमारा भी डिप्लोमेटिक मिशन अमेरिका गया था तो वो भी मीडिएशन की ही बात करता, क्योंकि मसलों के हल मीडिएशन बातचीत के थ्रू ही होते हैं। अब इंडिया की तो स्टबर्ननेस थी, लेकिन जब भी किसी मुल्क में हमें जरूरत होगा सालसी का किरदार अदा करना पड़ेगा तो पाकिस्तान हमेशा से पहल करता है। तो इस इंस्टेंस में भी पाकिस्तान ने पहल की है, और मुझे लगता है कि थ्रू मीडिएशन बहुत सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाते हैं, क्योंकि वॉर इज नेवर द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट 2 countries गेट गोइंग इनटू वॉर, द होल रीजन गेट्स अफेक्टेड, और उससे किसी का भी फायदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है यहाँ ठीक है। लास्टली मुझे सेनेटर साहब ये भी बता दीजिएगा कि मीडिएटर का रोल।
ठीक हो गया सेनेटर साहब, आप मुझे बस लास्टली ये बता दीजिएगा कि अब अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो उसमें आपकी जो पार्टी पॉलिसी है उसमें कितनी ज़्यादा तब्दीली आई है या तब्दीली आएगी? आपका जो मुस्तकबिल का रोड मैप है और मनसूबाबंदी है उसके हवाले से बताइएगा। सबसे पहली बात ये कि PMLN एज अ पार्टी हैज़ ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर, अ मैच्योर पार्टी इट इज़। हमेशा से हमने दावत दी है, क्योंकि बातचीत की दावत दी है कि ये थ्रू डायलॉग अगर हम मसलों का हल कर लें। हमने अभी हाल ही में देखा है कि जब पाकिस्तान यूनाइटेड होता है तो उससे कामयाबी कितनी आसानी से मिलती है। तो जो बैरूनी अनासर होते हैं वो हमेशा से चाहते हैं कि रिफ्ट पैदा हो और ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कम हो, और अंदर ही अंदर बलूचिस्तान में KP के अंदर अनरेस्ट करके आप पॉलिटिकल सिनारियो को जो है ना मिसयूज करें। और आपने देखा है भारत ने किस तरह टाइम दे दे के मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा बनाया है जितना भी होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वी नीड, अगर पाकिस्तान को इतने सालों के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, तो हम वी एक्ट एज वन नेशन, एज वन कंट्री, और मुल्क का सोचें। कोई भी पार्टी, कोई भी हमें मिलकर सोचना होगा और मिलकर ही हालात बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद, और हम ओवरऑल तमाम तर डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ जिस तरह की कामयाबी पाकिस्तान को 2025 में हासिल हुई है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और साल 2026 अब फैशन के लिहाज से कैसा रहेगा तो वो भी हमने डिस्कस करना है। फैशन की दुनिया में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है साल 2026, जहां जिद्दत, सादगी और पायदारी एक साथ नजर आएगी। आने वाले फैशन ट्रेंड्स में ना सिर्फ रंगों और डिज़ाइंस में नयापन होगा बल्कि सकाफत हो गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको पता है कितना बढ़ गया है, फिर माहौल दोस्त रुझानात भी नुमायां होंगे। ये साल फैशन को एक नए इजहार, नई शनाख्त और नए एतमाद के साथ पेश करेगा। और आज के शो में हम बात करेंगे कि 2026 के आने वाले नए फैशन ट्रेंड्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम अपनी लुक, अपनी अपीयरेंस को बेहतर और ग्लो कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, किस तरह से हम अच्छे और खूबसूरत नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फैशन डिजाइनर सायरा रिजवान। सायरा, थैंक यू फॉर कमिंग, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम बात करें ना कि हर शख्स की कोशिश है, साल का पहला दिन है, वो अच्छा दिखे, वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करे, हमारे साथ ऑडियंस ज़्यादा जुड़े। इसी तरह से फैशन इंडस्ट्री का भी मेरा ख्याल है कि उनका भी साल के आगाज़ में नया फैब्रिक आएगा, नया डिज़ाइन आएगा, नई जैत होगी एक। सो उस हवाले से फैशन इंडस्ट्री में क्या कुछ चेंजेस आप देखेंगे 2026 में? जी, जैसे ही न्यू ईयर के लिए ट्रेंड्स हम फोरकास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वी फोरकास्ट के व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फैशन ट्रेंड फॉर 2026। हम मूड बोर्ड बनाते हैं एंड वी हैव टू वर्क ऑन द फ्यूचर कलेक्शंस इसी तरह। सो वी हैव टू लुक फॉर द कलर्स एंड द सिलवेट्स, जैसे टेक्सचर्स भी हैं, फैब्रिक भी आता है उसमें, स्टाइल्स भी आते हैं, एंड जैसे आपने एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है वो विद इंक्रीजिंग टाइम बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो वी हैव टू लुक फॉर द कॉस्ट ऑल्सो, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक्स। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो हैं वो फोरकास्ट करते हैं फॉर द अदर सीजन। सही। और ये थोड़ा सा अगर रंगों के हवाले से बात कर ली जाए तो कौन से रंग इस दफ़ा हम देखने को मिल सकते हैं? जैसे कल भी हमारे साथ एक फैशन डिजाइनर ही मौजूद थे तो वो 4 कलर्स बता रहे थे, जिसमें नेवी ब्लू था, ब्लैक था, ग्रे था, और एक और कोई कलर था जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाइट कलर था। जी, तो आपने इस दफा देखा कि हालांकि विंटर था और ऑफ वाइट वाज नेवर कंसीडर्ड अ कलर फॉर विंटर्स, लेकिन इस दफा हम लोगों ने विंटर्स में बहुत ज्यादा ऑफ वाइट्स एंड कॉफी, मोकाज, यू नो ऑल दीज जो कॉफी के कलर्स हैं, ब्राउन्स, ऑफ वाइट में बेजेस आ गए, सैंड कलर आ गया, तो ये सारे सब भी इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके अलावा जैसे कोबाल्ट ब्लू, ओशन के कलर हैं, वो भी टील कलर, ओशन ब्लू, ये सब भी हमने इस दफ़ा विंटर्स में देखे थे। बट ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट अ वेरी ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर, लेकिन सिल्हूएट में डेफिनेटली है, क्योंकि पहले हम अगर ईस्टर्न लेडीज़ के ट्रेंड्स की बात करें तो आपने एकदम देखा होगा अब हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर फंक्शनैलिटी एंड यू नो वेयरेबिलिटी, तो उसमें हम शॉर्टर लेंथ्स की तरफ जा रहे हैं, हेम लाइंस भी शॉर्ट हो रही हैं, दोबारा से राउंड हेम लाइंस भी आपको
बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी अभी जैसे समर आएगा, क्योंकि विंटर इज़ लाइक जस्ट अभी 1-2 महीने की बात है, अभी रमज़ान है, उसके बाद ईद है, तो हमारे जो कलर पैलेट्स अगेन समर में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आर वेदर, गर्मी होती जाती है। और इसी तरह ही क्योंकि हमारे पास एक वर्किंग क्लास इज़ एन इमर्जिंग क्लास, और वो ही सबसे ज़्यादा फैशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद आपने एक जो जनरेशन जी है, हाँ, जेन जी ने जो इंट्रोड्यूस किया है कंफर्ट लेवल और साथ फैशन, रिलैक्स फिट्स और ओवरसाइज्ड एंड यू नो वाइड लेग पैंट्स, सो दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमारे फिर साथ ओकेजन्स जो चलते हैं जी, उसमें आप ईस्टर्न वेयर चलता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे यू नो द जेन जी ट्रेंड इज गोइंग टू बी द लुक to watch out, yeah, to watch out in 2006. आपने तो जेंजी की बात की, लेकिन मसला ये कि आप वो अल्फा बीटा को भी देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी ट्रेंड्स की आप बात कर रही हैं, हमने देखा है कि जितना भी फैशन है वो कहीं ना कहीं पे हमें रिवर्स होता हुआ नजर आता है। ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि 60s में हमें चल जाएंगे। जिस फैशन के ऊपर मैंने रिसर्च किया है, हर 10 साल बाद फैशन चेंज होता है, और हर 10 साल बाद फैशन कहीं ना कहीं पे 20 साल या 30 साल पीछे जा रहा होता है। अब हम मैंने आपको बताया 1960s 1970s की, आप जो अभी बेल पैंट्स देखेंगे दोबारा, अभी पहले हम लोग अभी लास्ट ईयर में लॉन्गर सिलवेट्स और काफ्तान्स की तरफ थे, अब दोबारा हमारे बैगी पे चले गए जी, बैगी में चले गए, रिलैक्स में। फर्शी शलवार कितनी पुरानी है, अब फर्शी शलवार एग्जैक्टली आई थी लास्ट ईयर, इट केम विद अ बैंग। ईद, छोटी ईद पे बहुत ज्यादा हम तो बना के थक गए और वी कुड नॉट कोप अप विद द डिमांड, लेकिन एकदम अब वो चला गया। अभी दोबारा हमारी शर्ट्स तो वही राउंड हेम लाइन शॉर्टर शर्ट्स, लेकिन शलवार जो है ना जरा यू नो स्लीक कट में हो गई है, पतंग वाली शलवार जैसे जो कहते थे, स्ट्रेट कट्स और वो। अच्छा, वेलवेट का भी बताएं, उसका ट्रेंड इस दफा मैंने काफी देखा है, वो भी काफी इन हो रहा है। वेलवेट तो बताएं मैडम को, वेलवेट के बताएं यार, मर्दों को भी पूछना तो यार। वेलवेट इज ऑन गोइंग एग्जैक्टली, हाँ, और एक ऐसा फैब्रिक है ना जिसमें यू फील कंफर्टेबल, तो सर्दी में बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ज्यादा लेयर नहीं करना पड़ता, आपको शॉल्स नहीं पहननी पड़ती, उसके ऊपर स्वेटर्स नहीं, बिकॉज दैट गिव्स अ बल्की लुक। तो जब से आप स्लीक और कंफर्ट की तरफ जाते हैं तो यू नो वेलवेट इज अ प्रीमियम लग्जरी फैब्रिक विच यू हैव टू लुक फॉर। शादी में भी चल जाता है, डिनर में भी चल जाता है, आप उसके ऊपर काम करवा के। तो और ज्वेल टोन्स है उसके बाद हमारे इसमें वेलवेट में इस दफा पेस्टल कलर्स भी बहुत थे, वही जो मैंने आपको बताया, कॉफी कलर्स, लाइट कलर्स, पेस्टल पिंक्स, यू नो बेजेस, ये सब बहुत मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। मर्दों की तो मैंने बात ही नहीं करी ना, खवातीन मेरे साथ बैठी तो मर्दों की ऐसी बात करूंगा। नहीं, हम मर्दों की बात करेंगे, उनको कौन सा फैशन अच्छा, आपने जेंसेस की बात की तो मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ मर्दों में भी बैगी पैंट का एक रवाज वापस आ रहा है, जिसको स्मार्ट फिट कहते हैं। पहले स्लिम फिट था, अब स्मार्ट फिट हो रहा है। हाँ। इस तरह से शर्ट्स भी आप खुली खुली पहनना स्टार्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेंड को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। अब ये भी आपको रवाज मिल रहा है कि यहाँ पे स्लिम भी होगी, बैगी भी होगी, खवातीन में भी इसी तरह है कि कहीं ना कहीं पे नया ट्रेंड भी चल रहा होता है, पुराना भी फॉलो हो रहा होता है। अब वो नहीं है कि जिस तरह से एकदम ही सारा ट्रेंड आ गया, कि एकदम खुले कपड़ों का ट्रेंड आ गया तो सारों ने पहन लिया, या नहीं पहनते ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी यहाँ पे भी हमें तकसीम नजर आती है। सोसाइटी और यू नो एज वाइज भी लोग, कुछ लोगों का अपना क्लासिकल स्टाइल होता है, दे वुड नॉट गो फॉर, बेशक बैगी आ जाए, बेल बॉटम्स आ जाए, लेकिन वो अपने क्लासिकल स्टाइल को मेंटेन करते हैं। इसी तरह देखो, जो बैगी और ओवरसाइज है वो हर एक पे सूट भी नहीं करता। अगर आप जरा सा हैवी बल्की हैं तो यू नो यू हैव टू गो फॉर स्ट्रक्चर्ड फिट्स, जो आपको यू नो स्लीक दिखाएं, आपको प्रॉपर आपकी बॉडी शेप को यू नो एलिवेट करें, रादर देन यू नो गिविंग इट अ मोर ओवरसाइज्ड लुक। अगर आप पहले ही बहुत हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली सो वी आर हेयर टू यू नो काउंसिल आवर क्लाइंट्स ऑन दैट, कि अगर आप यू नो बहुत स्लिम स्मार्ट हैं, यू कैन कैरी एवरी काइंड ऑफ आउटफिट, लेकिन अगर यू नो देयर आर सर्टेन माल फंक्शंस या जो आपके करने चाहते हैं, तो यू नो यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग आल्सो। सही। तो सायरा रिजवान साहिबा हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। और हमें बता रही थी कि किस तरह का फैशन आप लेकर चल सकते हैं 2026 में, किस तरह के ट्रेंड्स आ सकते हैं, कौन से कलर जो है वो आप पे अच्छे लग सकते हैं, किस कलर्स का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, साथ शॉल, वेलवेट, सब कुछ हमने डिस्कस किया, मर्दों के हवाले से भी डिस्कस किया। यहाँ पर ले लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज एक बार फिर वो दिन आ चुका है जिसमें हम बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स को फिर सत्यानाश होते हुए खुद भी देखेंगे। लेकिन फिर भी आज पहला दिन है तो देख लेते हैं, कर लेते हैं, सोच लेते हैं। हर साल हम सब कुछ करना चाहते हैं या कुछ नहीं भी करना चाहते, लेकिन कुछ नया शुरू करने का इरादा ज़रूर करते हैं। स्पेशली अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो सेहत बेहतर बनाने का वादा करते हैं। वर्जिश करनी है, हाइकिंग करनी है, जिम करना है, वक्त की पाबंदी करनी है, बेहतर मनसूबाबंदी करनी है, या फिर अपनी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लाने का अज़म तो करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम इन फैसलों पर कायम भी रह पाते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी न्यू ईयर की जो रेजोल्यूशन है उस पर हम जो फैसले करते हैं उस पर अमल कर सकें, स्ट्रिक्ट रह सकें, हौसला कैसे बरकरार रखा जा सकता है, और वो कौन से अमली तरीके हैं जो हमारे अज़्म को वक्ती जज्बे के बजाय मुस्तकिल आदत में बदल सकते हैं। क्योंकि नया साल तब ही वाकई नया साल बनता है जब हमारे फैसले अमली बन जाएं। आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपकी मेरी तरह कोई रेजोल्यूशन है तो आप हमारे 2 नंबर इस वक्त आ रहे होंगे, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं 051-890-1008। दूसरा नंबर है हमारा 051-890-1007। और यहाँ पे आप कॉल करके हमें बताएं कि आपकी रेजोल्यूशन क्या था, कि हम भी थोड़ा सा चलें आप पहले अपनी रेजोल्यूशन तो बताएं। मेरी बहुत बड़ी रेजोल्यूशन है। बता दें आज आप बता दें ऑन एयर। मेरी वही रेजोल्यूशन है कि मीडिया का काम करते हैं 780/1040 होता है, 1020 होता है, वही रेजोल्यूशन है हमारी। ये जबरदस्त रेजोल्यूशन है। अच्छा जी, इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप मोटिवेटर, लाइफ कोच, ट्रेनर सब कुछ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इरम की तो जो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन थी पूरी होगी ना। उन्होंने सोचा था कि न्यू ईयर में पहले ही दिन शो में बैठ गई। अब सारा साल इंशाल्लाह हमें नजर आती रहेंगी। अच्छा इरम, सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने अपने इब्तिदा में बताया कि हमारी बहुत सी रेजोल्यूशंस होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हम उसको अमल उस पर नहीं करते। क्या वजह है, क्यों नहीं करते? वजह ये है कि देखें, इंसानी दिमाग जो है ना उसको पैटर्न पसंद है। हम जब भी कोई चीज़ झटकों से लेकर आते हैं ना तो हमारा दिमाग ये करता है वो भाई क्या हो गया, रिलैक्स करो। हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू नहीं करते। अब जनवरी 1 के बाद आप देखिएगा जिम के बाहर एक सही हुजूम लगा होगा और उतना ही बुरा जो है ना सितंबर तक हो जाता है कि सारे सितंबर के इनफैक्ट 45 डेज के अंदर आप देखेंगे फरवरी के मिड में लोगों की जो है वो कम हो जाएगी। और अब कहा जाएगा कि रमज़ान आ गया, तो रमज़ान आ गया। हम झटके से चीज़ें करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स नहीं लेते। असल में तो आपको सिर्फ 1% काम करना पड़ता है। और अब जो टाइम आ गया है, जो हालात हो गए हैं, जितने प्रेशर हमारी ज़िंदगी में हो गए हैं, जेनजीज हो गए, यूथ हो गए, अब जो एक टेक्नोलॉजी का इतना बुरहान है, सारा कुछ है, उसमें चाहिए कि हम नई चीज़ें बहुत ऐड ना करें, जो चल रही हैं उनको इन्हेंस करें। अच्छा। जो ऑलरेडी है थोड़ा थोड़ा अगर हम कोई काम करते थे उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आएँ। तो अगर हम वॉक खाली 2-3 मिनट कर लेते थे या खाली सीढ़ियाँ यूज़ करते थे ऑफिस में, तो बस उसमें 5 मिनट और बढ़ा लें। कोई भी ऐसी हैबिट, थोड़ा सा रीड करते थे, मतलब थोड़ा सा कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ लिए रोज़ाना, उसको ज़रा सा और डिसिप्लिन में लेकर आएँ। तो टाइम अभी आ गया कि देखिए जो आप करते थे उसमें से अपनी अच्छी आदतें निकालें और उसको लिस्ट डाउन करना शुरू करें, उसको बढ़ाएं। जिसमें सबसे पहले ये है, जो कि सबसे बड़ा मसला है, कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मारते खुद हैं। वी डिग इट अप फॉर आवरसेल्व्स। एक जर्नलिंग स्टार्ट करें सोने से पहले, या तो मोबाइल पे मैसेज लिखें, अदरवाइज सबसे अच्छा है कि एक नोटबुक रखें जो तकिया के नीचे रख दिया करें। 2 लाइनें अपने बारे में कि मैंने आज के दिन अच्छा क्या किया। अच्छा। कोई सदका दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को ड्रॉप कर दिया, कोई उदास था उसके साथ 2 मिनट बात कर ली। अपने बारे में लिखें कि मैंने अच्छा क्या किया। आप यकीन करें इतनी दफ़ा हमें दिन में अपने ऊपर डाउट्स और शक आते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे डिसिप्लिन लूज़ हो जाते हैं। जिम करने का सोचते नहीं, यार मैं तो हुई इतनी मोटी, मेरे ऊपर कहाँ असर होने वाला है, मैं क्यों जाऊँ, मैं जाऊँगी वहाँ लोग मुझे देखेंगे। इस तरह की जो थॉट्स आते हैं, आप जब अपनी अच्छाइयाँ लिखते हो ना, कभी इस जर्नल को पीछे खोल के देखेंगे कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, तो ऐसी क्या बात हो गई, देखो मैं तो ये भी अच्छा किया था। तो दैट रियली हेल्प्स यू साल के बीच में कि आपको कहीं पे डीमोटिवेटिंग लगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं लिखनी, कहीं ना कहीं भी बुराई भी लिखनी है। ये ना हो कि आप अपने आप को फजूल में अच्छा समझना स्टार्ट हो। ये एक्सट्रीम बंदा है ना मेरे साथ, ऐसे नहीं होता ना। ज्यादातर लोग जो हैं वो वाकई अपने आप को बीट डाउन बहुत करते हैं, और हमारे अंदर जो आवाज आती है ना वो ज्यादातर यही आती है कि तुमसे ना हो पाएगा, बहुत ज्यादा ये आती है, और हम भूल जाते हैं जो हमारी एबिलिटीज होती हैं। मेरे ख्याल से उसमें ये भी अच्छा है कि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था करने का कि मैं बदला लूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं उसकी गाड़ी यूं कर दूं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। आप इस तरह करके लिखो कि जैसे मेरे अंदर भी एक वैसी चीज़ आ रही थी नेगेटिव, लेकिन मैंने उसको ओवरकम की। इस तरह के अपने पॉइंट्स अच्छे लाजिम रखें। एक चीज़ आप ज़रूर करें कि कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करें जो कि लैंग्वेज ही हो जाए।
मेरे ऑफिस में एक लड़का उम्रा करके आया है, तो वो अब माशाल्लाह 3 दिन पहले आया और मेरे पास रोज आ रहा है, मुझे 4 लफ्ज अरबी के बताएं। अच्छा मैंने कहा मेरे खत्म हो जाएंगे इतनी तेजी में। अब वो रोजाना 4 लफ्ज में से कोई एक आध लफ्ज इम्प्लीमेंट कर रहा है और यूज करना चाह रहा है। हाँ जरा सही चाहिए, अल्लाह हो वल्लाह ही। लेकिन मैंने आज आपसे एक काम सीख लिया ना, जी जी, किस तरह से किसी को अपने काम पे लगाना है। अहमद भाई की मिसाल देखना, बिल्कुल अपना काम छोड़ के वो आपका काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम छोटा। और देखिए जबान से सिर्फ जबान यूज करनी होती है, प्यार से बात। अहमद भाई का नाम याद रखा था, चचा प्लीज कर दे, ऐसे होता है। बात तो वैसे आपने बिल्कुल अच्छी की, ये बात मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आगे पीछे हो क्या रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। अच्छा बैक टू द टॉपिक, हम आपकी जो डिस्कशन थी उसमें मुझे लगा कि हम जो बहुत बड़े बड़े दावे करना स्टार्ट कर देते कि हमने पहाड़ चढ़ना है और एकदम K2 चढ़ना है, लेकिन आप कहती हैं नहीं, आपने K2 चढ़ना है लेकिन यार पहले ट्रेल 3 तो एक दफा कर लो, पहले ट्रेल 5 तो एक दफा कर लो। सो स्मॉल स्टेप्स, और हमारी कौम की आदत नहीं है स्मॉल स्टेप्स की। हम कहते हैं एक ही दफा छप्पड़ फाड़ के आए, एक ही दफा है तो BMW आ जाए, छोटी मोटी कार को करना क्या है। तो ये स्मॉल स्टेप की तरफ हम अपने आप को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। एक किताब है जो एटॉमिक हैबिट्स, बहुत अच्छी किताब है, प्लीज उसको पढ़ें। उसमें यही कहता है कि छोटा सा 1% सिर्फ आप काम करें रोजाना, तो 1 साल के बाद आप 37 टाइम्स बेहतर होंगे। और अगर आप 1 साल तक नहीं करेंगे उस काम को और सिर्फ नियत की हुई थी, तो 0.37 टाइम्स पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल भी तो गुजर गया, वक्त भी गुजर गया, एनर्जी भी गुजर गई, आपकी हिम्मत भी गुजर गई, जवानी भी एक कम हो गई 1 साल। तो हर काम छोटा छोटा करें। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वाकई मतलब अभी भी हमारे ग्रुप्स में बात होती है कि रॉक क्लाइंबिंग करेंगे तो ये करेंगे। जिम की बात हो रही थी कल जिम की बात हो रही थी मेरी टीम में कि मैं कब ज्वाइन कर रहे थे, मंडे से। मैं कहा मंडे क्यों, कल क्यों नहीं? नहीं मंडे एक नया दिन होता है, तो मैंने कहा कल करो ना, और कल से जो है सीढ़ियां स्टार्ट करो, एक वॉक करके जाओ। नमाज ना जोर वाली पढ़नी है, असर वाली नहीं पढ़नी, मगरिब वाली भी, इशा वाली कल सुबह पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है, और यही चीज जो है, यही हमारी एज अ नेशन थोड़ी सी हैबिट्स है। लेकिन मेरे आगे पीछे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने माशाल्लाह अच्छे डिसिप्लिन में हैं, और उन्होंने एक दफ़ा जब अहद कर लिया तो वाकई स्मॉल चेंजेस कर करके, जैसे 10 मिनट के लिए चलो वॉक कर ली, फिर उन्होंने 30 मिनट्स का जिम कर लिया। मिसाल है कि इन्होंने ऐड कर लिया कि इन्होंने 7 बजे सुबह ऑफिस आना है, 7 से 1 भी नहीं होने, 7 बजे मैसेज आ जाता है कि प्रिंट्स किधर हैं, मुझे प्रिंट्स चाहिए। अच्छा इरम, अभी जिस तरह से आप बात करी थी कि अहद कर लेना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमारी ये इस तरह की मोटिवेशन टूट भी जाती है, हम नहीं रह सकते, तो कैसे खुद को मोटिवेट करें अगेन दोबारा? अच्छा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ठीक है, आप जिन लोगों में उठ बैठ के ये बातें करते हैं और वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग बदल दें। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं कहता हूँ कि आज की सबसे बड़ी बात आपने कर दी, लोग बदलते हैं। बिल्कुल, एनवायरनमेंट नहीं बदल सकती आप वो लोग बदल सकते हैं जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया। बिल्कुल, और वो जैसे ही बोला ना अरे क्या करना है, यकीन करें ये दोस्त नहीं है आपके। जो दोस्त जो आपके चाहने वाले आपका ख्वाब नहीं लिव कर सकते, मतलब टेढ़ा बकड़ा ख्वाब भी हो ना, लेकिन वो ये कहे कि यार करो, इसको खुशी मिलेगी, इसकी अचीवमेंट होगी। अब जैसे वही बात है कि अगर कोई वाकई बहुत ओबीस है और वो चाह रहे हैं कि भाई इस साल मैं 20 किलो कम करूंगी, अरे यार छोड़ो 20 किलो बड़ा कम होगा, जो ये बात करे आप उसको बदल दें। जिंदगी वाकई इतनी छोटी है गजल हसनैन के आपको नहीं चाहिए ये चीज़। आप देखो 1 साल गुजर जाता है पूरा, एक उम्र के पास आपको आती है, एक ख्याल ही आता है कि यार 10 साल पहले मैं ये कर रहा था, 10 साल पहले मैं मास्टर्स करने जा रही थी, बातों में आके कि बहुत दूर है, छोड़ो मत करो, छोड़ दिया, आज 10 साल गुजर गए उस बात को। इस तरह के बहुत सारे आपके रिग्रेट्स रह जाते हैं जो लोगों की वजह से होते हैं। आप लोग बदलें। देखें फैमिली, भाई बहन, ये सारे जैसे भी हो, जितने भी पागल क्रेजी हो, माशाल्लाह प्राइसलेस होते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारे साथ अटैच किए। लेकिन उसके अलावा के लोग अगर आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके साथ अगर ऐसा ग्रुप नहीं है ना जो आपके ख्वाब सुन के एक्साइटेड नहीं होता, प्लीज़ बदलें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक परेशानी थी छोटी सी, मैं बहुत सारे दोस्तों के पास गया जिनको मैं करीबी समझता था। अच्छा, होता ये है कि वो परेशानी हल करने के बजाय ना एकदम से हाँ नहीं है तो परेशानी कोई नहीं है, इस तरह की। मैं एक दिन शोएब के पास गया, शोएब ने मुझे उसका हल भी बताया और वो मेरी जगह पे परेशान भी हुआ, हालांकि वो उसको हल नहीं कर सकता था। सो इस तरह के लोग आपको पिक एंड चूज करने चाहिए कि जो आपकी सपोर्ट सिस्टम हो, आपकी परेशानी पे परेशान हो, आपकी खुशी पे खुश हो और आपको पीछे से बैकअप कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ये इस तरह के लोगों को चूज करना, और ये मेरे ख्याल मुश्किल वक्त में आपको पता चलता है। और ये आपको असल में उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे ज्यादा अच्छा समझ रहा है। जिसने कभी एक ढेला नहीं लगाया बिजनेस का, वो आपको कैसे कह रहा है कि तुम्हारा बिजनेस आइडिया जो है वो नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। या तो जिसने लूज किया हुआ हो ना, पैसा लगा के खोया हुआ हो, उससे बैठ के बात करें। मैंने जो है काफ़ी लूज़ किया था, फिर हमने रिकवर भी किया, तो मैं तो बैठ के बहुत कहती हूँ भाई जोश होना चाहिए,
करना चाहिए, ये काम लाजिम करो, मैं रोकूंगी भी कभी होना नहीं। हाँ। होश भी होना चाहिए, होश लेकिन और थोड़ा जोश पैसे के भी साथ खोएंगे, काम करें जाएंगे आप। उसमें। थैंक यू सो मच। इरम रिजवी साहिबा हमारे साथ यहाँ पर इन स्टूडियो मौजूद थी और बहुत अच्छी बातें की इरम ने आज दोस्त यकीनी बदलो, तौर पर दोस्त दोस्त बदलो, अपना सपोर्ट सिस्टम देखो, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके साथ आपका सपोर्ट इवन जो सिस्टम होते हैं, वही आपके फैमिली सच्चे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बड़े करीबी, आप उनको समझते हैं, अगर वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो बस उनसे ना instantly बताएं। थोड़ा सा दूर हो जाएं, उनसे फासला थोड़ा सा इख्तियार दूर हो कर जाए। लें। ये नहीं कह रहा कि कत्ता ताल्लुकी कर ले, थोड़ा सा दूर हो जाए। बिल्कुल जी। क्या और वक्त चाहता है हाँ, ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।